Assalamu alaikum, this is Sir Pasha and our today's topic of discussion is the concept of mole. देखिए, क्या आप ये मानते हैं कि 1 dozen equal 12 particles? ऐसा है ना भाई, anything that is 12 in number, हर वो चीज जो 12 है वो 1 दर्जन है। अगर कोई चीज 24 है यानी 24 है तो वो 2 दर्जन हो जाएगा यानी 2 डजन हो जाएंगे। ऑलराइट, अगर वो 6 है तो वो 0.5 डजन हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो सबको पता है ना कि भाई कोई भी चीज 1 दर्जन है तो उसका मतलब वो 12 है। तो एनीथिंग दैट इज 12 इन नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, एनीथिंग दैट इज 12 इन नंबर आई विल मेक 1 डजन। सिमिलरली जिस तरह किसी चीज की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप डजन यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री जिस चीज को यूज करती है वो है मोल। ऑलराइट जी, 1 मोल इक्वल 6.02 into 10 raised to the power 20। तो अगर कोई चीज आपके पास इतनी है, कितनी 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो वो उस क्वांटिटी को आप कहेंगे मोल्स। अब ये मजाक नहीं है, ये कितना है जरा देख, 602 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ऑलराइट जी, तो अगर कोई चीज इतनी क्वांटिटी में मौजूद है, ऑलराइट जी, इतनी क्वांटिटी में मौजूद है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वो 1 मोल कहलाएगी। ऑलराइट जी, तो अगर आपके पास इतने यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मौजूद है, चावल के दाने मौजूद है, तो आप कहेंगे 1 मोल चावल के दाने आपके पास मौजूद है। दिस इज वेरी जनरल। ऑलराइट, सो इट शुड बी केप्ट वेरी सिंपल। एनीथिंग दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23 इन नंबर, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज 1 मोल। ठीक है जी, तो अब मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूं आपके आगे। ऑलराइट जी, तो मैंने यहां पर आपके आगे डेफिनेशन भी लिख दी है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स व्हाट, दैट कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है ना, तो कोई भी चीज इतनी क्वांटिटी में मौजूद है तो वो क्या है, वो 1 मोल है। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मोल क्या है तो आप इसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूं भी कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट अ यूनिट, इट इज अ यूनिट टू मेजर क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ऑलराइट, तो और टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं केमिस्ट्री के ऊपर रख के बात करूं तो मैं लिख देता हूं सब्सटेंस में मुराद क्या होगा, मेरे पास कोई केमिकल होगा, केमिकल से मुराद कोई सॉल्ट होगा, कोई एसिड होगा, कोई बेस होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई गैस हो सकती है। ठीक है, तो अगर मुझे अब देखिए किसी भी चीज की क्वांटिटी को मेजर हम पहले कैसे करते थे, हम किसी चीज की क्वांटिटी को पहले मेजर कैसे करते थे कि जी हम उसका मास मेजर करते थे। ऑलराइट जी, हम उसका मास निकालते थे। वो मास किस में निकालते थे, हम वो मास ग्राम्स में निकालते थे, हम वो मास किलोग्राम में निकालते थे, और बहुत सारे तरीके थे ना। ठीक है, तो किसी चीज की क्वांटिटी निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप मास इन ग्राम्स निकाल लें, बहुत सारे तरीके। लेकिन हम आज जिस तरीके की बात करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है मोल। और वो मोल कैसे निकलता है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जाकर निकलता है। अच्छा, तो आपके जहन में आएगा कि भाई क्यों हम मोल्स को पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए, कोई एक क्लासरूम है। ठीक है ना, उस क्लासरूम में मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, और उस क्लासरूम में कुछ बच्चे मौजूद हैं। ठीक है ना, तो लेट्स से ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मौजूद हैं। ऑलराइट जी, तो और अब मुझसे कोई पूछे, कोई मुझसे मिसाल के तौर पर कॉलेज की प्रिंसिपल आके मुझसे पूछती हैं कि जरा आप मुझे बताइए कि आपकी क्लास में बच्चों की क्वांटिटी क्या है, आपकी क्लास में बच्चों की क्वांटिटी क्या है, और मैं उनको ये जवाब दूं कि देयर आर 430 किलोग्राम्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माई क्लास। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरा जवाब सही हो सकता है कि इन सारे बच्चों का वजन निकाला जाए तो शायद वाकई 430 किलो इनका वजन निकले। लेकिन आप अकलमंद हैं, आप समझ सकते हैं कि शायद ये वो जवाब था जो कि प्रिंसिपल या जिसने भी मुझसे ये सवाल पूछा था वो ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? बिकॉज दे वांट टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास रादर देन द मास ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास ना। किसी भी स्कूल का रिकॉर्ड बच्चे के वजन के हिसाब से तो नहीं होता है ना, कि बच्चों की फीस जो है वो उनके वजन के हिसाब से तो नहीं ली जा सकती है ना, कि भाई हमारे कॉलेज की फीस है 2000 रुपए किलो,
ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, एक बच्चे की फीस इतनी है, दो बच्चे की फीस इतनी है, एक बच्चे के इतने नोट्स आएंगे, एक बच्चे के लिए एक चेयर चाहिए होगी, ऐसा तो नहीं ना कि आपका वजन ज्यादा तो आपके लिए दो चेयर इस्तेमाल होगी। तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस जहां पर मास इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि मास निकाला नहीं जा सकता, बल्कि मास इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर आप क्लास में बच्चों की बात करो तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी क्लास में 2.5 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, किसी क्लास में 3.9 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो अब बेहतर जवाब क्या होगा? बेहतर जवाब ये होगा कि मेरी इस वक्त क्लास में मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7, आई शुड से कि देयर आर 7 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माय क्लास। ऑलराइट जी। Similarly for a chemist when it come on chemicals, जब बात होती है केमिकल्स की तो केमिकल्स के मासेस निकल सकते हैं। आप अगर किसी से कहें कि आपके पास 40 ग्राम्स NaCl मौजूद है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी से कहें कि भाई मेरे पास लेट्स से 20 ग्राम्स क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट क्योंकि हमें पता है कि किसी केमिकल सब्सटेंस में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब की तादाद इंटीग्रल नंबर्स में होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी सैंपल में 2.5 कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जबान में बात की जाए तो शायद काम आसान हो जाएगा। तो अब जरा मैं यहां पर इस टर्म पार्टिकल को और क्लियर करता हूं, और उस पार्टिकल से मुराद क्या क्या है जरा समझ लीजिए। उस पार्टिकल से मुराद एटम्स हो सकते हैं, एटम्स इन एन एलिमेंट। अगर आपका सैंपल कोई एलिमेंट है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके सैंपल है कार्बन, और मैं आपसे कहूं 1 मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन में इतने एटम्स हैं जो कि मौजूद है ना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं किसी कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड में होंगे मॉलिक्यूल्स, so that will be molecules in a compound। इसके अलावा अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो कोई क्रिस्टल लैटिस है मिसाल के तौर पर, तो उसके अंदर फॉर्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। तो मैं अब आगे लंबा कर सकता हूं, ये है जनरल, इससे मुराद फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, इससे मुराद आयंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। ऑलराइट जी। और इस पार्टिकल से मुराद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब मेरे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ऑलराइट जी, मेक सेंस। तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एटम, it can be molecule, it can be formula unit, it can be atoms, it can be anything, so I can write etc। Alright जी, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं कुछ और एक्सप्लेनेशन लिखता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जरा बेहतर हो सके। Alright जी, तो अब कुछ बड़े मजे के एग्जाम्पल्स ले आया हूं मैं, और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आप बिलीव करें आपको बहुत हेल्प करेगा। Alright जी, तो अब जरा इसको समझे कि मैं आखिर आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, अब मैं आपके आगे पहले एग्जाम्पल रखता हूं कि अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी टेकन एज नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। क्या मतलब? मैं आपसे कहूं मेरे पास 1 मोल सल्फर है। अब आप सबको पता है सल्फर क्या है, सल्फर इज एन एलिमेंट। ऑलराइट, तो 1 मोल सल्फर के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हैं। तो लेकिन उन पार्टिकल से मुराद क्या है? उन पार्टिकल से मुराद है एटम्स ऑफ सल्फर। तो 1 मोल सल्फर में 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स है सल्फर के, 1 मोल कार्बन में 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स है कार्बन के। समझ आ रही बात? तो ये आंख बंद करके नहीं रख लेना कि बस पार्टिकल से मुराद कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल नहीं। डिपेंड करता है कि आप बात किस चीज की कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सिमिलरली अगर आपसे यही कहा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी टेकन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ अ कंपाउंड। अब नाउ वी ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, सो इफ इट इज अ कंपाउंड, तो इन द केस ऑफ कंपाउंड, अगर आप कंपाउंड का कोई ऐसा है जो 1 मोल आपके पास मौजूद है, तो उसमें भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हैं। लेकिन अब पार्टिकल से मुराद क्या है? अब पार्टिकल से मुराद मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जिसका मोल दिया हुआ है, अगर वो कंपाउंड है तो उसका मतलब उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मौजूद है। अगर एलिमेंट है तो इसका मतलब उसमें इतने एटम्स मौजूद हैं। ऑलराइट, अब ये लास्ट है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी टेकन एज द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए खास तौर पर कंपाउंड आपके पास कोवेलेंट भी हो सकते हैं, आयोनिक भी हो सकते हैं। हम आयोनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, जरा गैर खानदानी लफ्ज लगता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? फॉर्मूला यूनिट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड में आपके पास वही 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मौजूद है। लेकिन अब की बार पार्टिकल से मुराद क्या है? फॉर्मूला यूनिट। सो सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। तो मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि भाई ऊपर जो मैंने आपसे बात की वो जनरल बात की ना, कि भाई 1 मोल बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट
23 पार्टिकल से। तो पार्टिकल से मुराद एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है, आइंस भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो कहां पर नंबर ऑफ एटम्स के लिए यही चीज इस्तेमाल होगी, कहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यही चीज इस्तेमाल होगी। तो अब मैं आपके आगे इन जनरल एक चीज बड़े वाज़े अल्फाज में लिख सकता हूं। वो क्या? वो ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको मोल्स पता है कि कितना मोल है, 1 मोल है, 2 मोल है, तो उसको आप सिंपली किससे मल्टीप्लाई करा दें? आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। ऑलराइट, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। और आपने भूलना नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, नंबर ऑफ आइंस भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपसे किस चीज की बात की जा रही है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप कह रहे होंगे सर अभी तक सबसे अहम बात तो आपने बताई नहीं। वो क्या? मुझे पता है, वो ये कि आखिर ये जो नंबर है ना 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये नंबर कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर। पर अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे। आपके दिमाग में बिल्कुल ये सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर ये नंबर आया कैसे, और इसको एवोगैड्रोस नंबर क्यों कहते हैं, और इसकी क्या खुसूसियत है। तो यकीनन हम अगले लेक्चर पर इस पर बात करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का एक और मशहूर जमाना फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो मैंने आपके आगे लिख दिया ना भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो एक तो आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है ना जी। ये बड़े काम का फॉर्मूला है, बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाला है। आने वाले वक्तों में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके ऊपर। एक और फॉर्मूला वो मैं लिख देता हूं, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसको एक्सप्लेन मैं अगली वीडियो में करूंगा। और वहीं पर इस 6.02 एक्सपोनेंट 23 इस अनोखे नंबर को फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगा, आखिर ये क्यों आया, कैसे आया। बट एक और फॉर्मूला है जो कि मुझे आपके सामने लिखना है। वो क्या? वो ये कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास in grams over molecular mass। ऑलराइट जी, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है जिस पर बात होगी अगली लेक्चर में, अगली क्लास में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिएगा और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि आखिर ये नंबर ऑफ मोल्स कहां से आए। थैंक यू वेरी मच।